एक फ़िल्म का डायलॉग याद होगा, जो मैं बोलता हूँ, वो मैं करता हूँ और जो मैं नहीं बोलता, वो तो मैं डेफ़िनेटली करता हूँ। सबको याद होगा, सबने देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, ये फ़ॉर्मूला फिट बैठता है हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी पे। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा लीडर, एक ऐसा ताकतवर, एक ऐसा शख्स जो वाक़ई में गुर्दा रखता है और इस संसार में, इस देश के अंदर कहीं भी वही जीता है जिसके अंदर गुर्दा होता है और अपने सब लोगों की रक्षा भी वही कर सकता है। वाक़ई में दोस्तों, ऐसा सटीक आंसर शायद ही कोई मंत्री या कोई नेता देश के अंदर देता होगा, जैसा जवाब गृह मंत्री अमित शाह जी देते। कि आपका एनालिसिस का बेस ही गलत है और आपकी मेमोरी भी बड़ी शॉर्ट है। मुख्यमंत्री बनने की लालच में उद्धव ठाकरे ने हमसे विश्वासघात किया। आपका चश्मा बरोबर नहीं है। एकनाथ शिंदे थोड़े से नाराज चल रहे हैं। अगर आप नाराजगी खड़ी नहीं करोगे तो आपका भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो आप नाराजगी खड़ी करते रहते हो। मुंबई से पटना मैसेज किया गया है। कुछ भी करो, एनडीए में दरार नहीं आएगी, आप चिंता मत करो। 31 मार्च 2026 के पहले मुक्त करा देंगे, ये मेरा विश्वास है। मैंने तो बहुत सारे इंटरव्यू देखे हैं और आप भी देखते होंगे, लेकिन आप देखिए इस इंटरव्यू को कैसा सटीक आंसर, एकदम ऐसा आंसर कि मानो बरसों की तैयारी हो, बरसों की प्लानिंग हो और कितना दूरदर्शिता हो। बाकी में दोस्तों, इन्होंने पास्ट में करके दिखाया भी है। राम मंदिर का मुद्दा देख लीजिए, 35A देख लीजिए, 370 देख लीजिए, 3 तलाक देख लीजिए। पता नहीं देश के अंदर में ऐसे कितने उदाहरण हैं जहां पर भाजपा ने, खासकर अमित शाह जी की गृह मंत्री का जब बने हैं तब से लेकर के ऐसे ऐसे डिसीजन हुए हैं जो बरसों से राजनीति की रोटी से करके जो नेता लोग देश को चलाते थे, वो सब खत्म कर दिया। देखिए डिबेट बहुत ही जबरदस्त है और ऐसी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। 240 सीटें आने के बाद महाराष्ट्र का नतीजा आने तक एक दफा भी इन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया, तो हमारे लिए बहुत खास है कि अमित शाह जी आप सीधे पार्लियामेंट भवन से यहां पे आए। बहुत बहुत स्वागत आपका। 105 सीटें थी महाराष्ट्र में, जहां पर महाविकास अघाड़ी लोकसभा चुनाव में जीती, जो आपने फ्लिप की असेंबली इलेक्शंस में 23 नवंबर को। वर्तमान राजनीतिक इतिहास में इतना बड़ा टर्न अराउंड बहुत कम देखा है। साधारण तौर पे 30 साल का इलेक्टोरल डेटा यह दिखाता है कि जो लोकसभा में होता है, कुछ महीने बाद अगर विधानसभा का चुनाव होता है तो वही ट्रेंड कंटिन्यू करता है। कैसे रिवर्स किया आपने इस ट्रेंड? देखिए, आपका एनालिसिस का बेस ही गलत है और आपकी मेमोरी भी बड़ी शॉर्ट है। गत चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस को मेजोरिटी मिली थी। शिवसेना जो सीटें लड़ी, उस सीट पर हम नहीं लड़े थे तो हम जीत नहीं सकते थे। शिवसेना हमारे साथ थी तो उनको मैंडेट मिला था और हमें पूरा मैंडेट मिला था। उस वक्त भी 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। मुख्यमंत्री बनने की लालच में उद्धव ठाकरे ने हमसे विश्वासघात किया। न केवल हमसे, महाराष्ट्र के जनादेश के साथ विश्वासघात किया। तो उस वक्त भी 2/3 हमारा बहुमत था, आज भी 2/3 बहुमत है। सवाल आपका चश्मा बरोबर नहीं है। उस वक्त हमारे साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने विश्वासघात किया था। जनता ने वो भी जहन में रखा और फिर 2.5 साल जो सरकार बनी, उसने विकास के जो काम करे, इसके अलावे नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल के काम की एक बहुत पॉजिटिव लेगेसी भी पड़ी थी। तो कुल मिलाकर एक प्रचंड विजय सामने आया है। मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। बाहर से देखने में ऐसा लग रहा है कि इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थोड़े से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि आपने उनका चेहरा दिखाया, वो लाड़की बहन। देखो भाई, आप लोगों का काम है नाराजगी ढूंढते रहना। शिंदे जी को नाराज होने का कोई कारण ही नहीं है। हमारा काफी ज्यादा सीट है। गत समय भी हमारा काफी ज्यादा सीट था, परंतु हमने शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया था। 2.5 साल पूरे विश्वास के साथ, चट्टान की तरह हम उनके साथ खड़े रहे और इस बार शुरू से ही हम कहकर चले थे कि मुख्यमंत्री कौन होगा वो चुनाव के बाद तय होगा। इसलिए किसी को नाराजगी पालने का कोई जरूरत भी नहीं है और कोई पालता भी नहीं है। मगर आप नाराजगी खड़ी नहीं करोगे तो आपका भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो आप नाराजगी खड़ी करते रहते हो। मुंबई से पटना मैसेज किया गया है, क्योंकि पटना में अगले साल चुनाव है बिहार में। तो ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार और जेडीयू को लगे कि लड़ेंगे तो साथ में, अभी हम मुख्यमंत्री हैं, बाद में बीजेपी गेम कर सकते। देखो भाई, आप कुछ भी करो, एनडीए में दरार नहीं आएगी, आप चिंता मत करो। नहीं तो अगला बिहार का चुनाव आप लड़ेंगे नीतीश जी के साथ, या चेहरा बनाकर, या आपको लगता है कि जैसे मुंबई में हुआ सेम फॉर्मूला वहां? देखिए, ऐसा है कि पार्टी के पॉलिसी डिसीजन इस प्रकार के कार्यक्रम में डिक्लेयर नहीं होते हैं, आप भी जानते हो। मगर आपका पूछने का धर्म है, पूछना पड़ता है, और निकल जाए तो हेडलाइन मिले इसलिए पूछते हो। परंतु मैं डिसिप्लिन कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है।
नीतीश कुमार जी की पार्टी का भी अधिकार है, सभी दल साथ में बैठकर हम तय करेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो आपका वादा है कि 2026 तक आप भारत को नक्सलवाद से मुक्त करा देंगे, क्या आपको वाकई में लगता है ये संभव है, या फिर भी हम ढूंढ रहे होंगे कि होगा कि नहीं होगा? 31 मार्च 2026 के पहले हम भारत को नक्सलवाद से मुक्त करा देंगे, ये मेरा विश्वास है। सालों से ये समस्या नासूर की तरह भारत के एक बहुत बड़े भूभाग के अंदर विकास को रोककर खड़ी थी। हमारे लिए वोट बैंक महत्व की नहीं होती है, हमारे देश की सुरक्षा और आदिवासियों का विकास महत्वपूर्ण होता है, ये इससे सिद्ध होता है। आपने कहा कि 2026 तक आप नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे भारत को, आतंकवाद से जम्मू मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं करूंगा। भारत नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा, करना जवानों ने है, वहां की सरकार ने है। कश्मीर में आतंकवाद खत्म कब होगा? क्योंकि आपका एक प्रॉमिस था कि जैसे नया कश्मीर बनेगा आतंकवादी हमले कम भी होंगे, और संख्या जहां तक है हमलों की, जो फोर्सेस की कैजुअलिटीज हो रही हैं वो तो संख्या कम हुई है, लेकिन पूरा नियंत्रण खास तौर पे जो जम्मू के पहाड़ी इलाके हैं वहां पर नहीं हो पाया। उसको आप कैसे देखते हैं, जम्मू कश्मीर के लॉ एंड ऑर्डर को? देखिए, इतनी विषम समस्या का आकलन इस तरह से नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं कि 33 साल में पहली बार 2 करोड़ से ज्यादा यात्री जम्मू कश्मीर में गए। 30 साल के बाद घाटी में सिनेमा हॉल खुले हैं। 33 साल के बाद पहली बार ताजिया का जुलूस निकला है, और आजादी के 75 साल बाद जितना इन्वेस्टमेंट आया था उतना इन्वेस्टमेंट ये 5 साल में जम्मू कश्मीर में गया है। वो ही बताता है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति अच्छी है। और पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव कराओ तो ढेर सारी हिंसा होती थी, पूरा लोकसभा का चुनाव हो गया, 30,000 पंच, सरपंच, तहसील पंचायत, जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव हुआ, एक गोली नहीं चली, एक गोली नहीं चली, एक व्यक्ति मरा नहीं है, और कहीं पर रीपोलिंग भी नहीं करनी पड़ी है। मैं मानता हूं इससे बड़ा वहां स्थिति अच्छा है इसका उदाहरण नहीं है। और आप लोग ही हमें बताते थे कि आप राष्ट्रपति शासन हटाओगे ही नहीं, आप ऐसे कहोगे नहीं कि स्थिति अच्छी हो गई। जैसे ही स्थिति अच्छी हुई, संसद में हमारी सरकार ने वादा किया था हम राष्ट्रपति शासन लंबा नहीं रखेंगे, हमने वादे को निभाया है, चुनाव भी हुआ है और एक पॉपुलर गवर्नमेंट वहां पर बैठी है। वो ही बताता है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति अच्छी। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सरकार मूड में ही नहीं है पार्लियामेंट चलाने के। जैसे पहले क्या होता था कि कई बार एडजर्नमेंट होती थी दिन में, या फिर लंबी देर तक विपक्ष बहस करता था। अब तो यह है कि थोड़ा सा बहस हुई और थोड़ी सी हल्ला हुआ और पार्लियामेंट एडजर्न हो गया। तो इसका कारण अलग है। जब मैं चुनाव में युवाओं को मिलता था, उन्होंने कहा कि ये तो समझ रहे राहुल जी के नेता बनने के बाद पार्लियामेंट नहीं चल रही है, मगर क्या आप सुबह ही बंद नहीं कर सकते हो? मैंने बोला क्यों? तो उसने कहा हम बाकी का समय हमारा काम करें, टीवी के सामने बैठे न रहे। तो हमने उसका सुझाव मान लिया है। सीरियसली राहुल जी का नहीं, युवाओं का। इसीलिए आप बोल रहे कि बार बार एडजर्नमेंट का फायदा नहीं, अगर विपक्ष का वो तय है कि वो चलने देना नहीं चाहते, ये बिल्कुल तय है राहुल जी। विपक्ष आरोप लगाता है कि मोदी सरकार अडानी के मुद्दे पे बहस ना हो, इसके लिए चाहती ही नहीं संसद चले। नहीं, कल करी ही बहस, दिन से लोकसभा तो चल ही रही है। हमें कुछ नहीं छिपाना है, किसी मुद्दे पर नहीं छिपाना है, मगर उनको बहाना चाहिए कि संसद कैसे बंद करनी। जो गौतम अडानी पर यूएस फेडरल कोर्ट में इंडाइटमेंट आई, जो आरोप लगे, देश के गृह मंत्री के तौर पे, बीजेपी के इतने वरिष्ठ नेता के तौर पे, उन आरोपों को आप कैसे देखते हैं और इनकी कैसे तहकीकात होनी चाहिए? देखिए, कोई भी सरकार किसी और देश की कोर्ट में कोई आरोप लगे है, इसके मीडिया रिपोर्ट के आधार पर काम नहीं कर सकती है। जब हमारे पास कागज आएंगे, इसका अध्ययन होगा, तब देखेंगे। जो ये पॉलिटिकल आरोप लग रहा है कि मोदी अडानी एक हैं, ये बार बार मास्क पहन के आते हैं, टी शर्ट पहन के आते हैं, ये इसको एक बोफर्स मौका बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से चिपका दें आपकी सरकार। ऐसे चिपकता नहीं है, हर पार्टी का एक कल्चर होता है। आप एक फर्जी आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा दोगे, अब भ्रष्टाचार मेरी पार्टी का कल्चर नहीं है। बोफोर्स इसलिए चिपकाता कि जीप कांड से लेकर सीरीज ऑफ
भ्रष्टाचार की बातें इनसे चिपकी हुई थी। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले और भ्रष्टाचार किए थे। मैं आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं, याद करो आपके 10 साल। सुषमा जी और अरुण जी बखिया उखेड़ देते थे, हम कोर्ट में जाते थे, सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते थे, सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर होती थी। आप हो हल्ला तो कर रहे हो, क्यों कोर्ट में नहीं जा रहे हो? जाना चाहिए ना जी, कई फोरम है। क्या हुआ? हो हल्ला करा था पेगासिस का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया, उसने कहा कुछ नहीं हुआ है। जो लोग हो हल्ला करते थे उनके फोन मांगे गए तो वो भाग गए। ट्वीट करते थे मेरे फोन में पेगासिस से, तो मांगा फोन, नहीं दिया। वीडियो आपने पूरा देखा है, आपने भी एनालिसिस किया होगा कि ऐसा सटीक आंसर वही दे सकता है जिसकी प्लानिंग अच्छी हो, जिसने बहुत दूर तक प्लानिंग कर रखा हो, जिन्होंने बाकी में पास्ट में करके दिखाया भी हो। जनता कैसे ट्रस्ट नहीं करेगी? कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।